स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। वह युग पुरुष। श्री हेमवती नंदन बहुगुणा को मैं सन 1940 से जानता हूं। उस जमाने में हम लोग इलाहाबाद IA में पढ़ने आ गए थे। वे पहाड़ों से आए और मैं बिहार राज्य से। वे अल्लड़ जवानी के दिन थे, ना परिवार का बोझ और ना नामी गिरामी बनने की हवस। उन दिनों हंसी ओंठों से फुलझड़ी की तरह झरती रहती थी, और आज तो उस खुशी उन ठहाकों के लिए मन की आरजू मिन्नत करनी पड़ती है। बस हमारी पैठ हॉल के बेंचों तक ही सीमित थी, मंच तक कतई नहीं। वे भारत की आजादी के लड़ाई के दिन थे। हंसते हंसते बंदूक की गोली का आलिंगन कर लेना ही देश के सामने एक आदर्श था। भारत माता की मुक्ति के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाना हर एक का लक्ष्य था, और बेड़ियों को चूम कर अपने आप पहन लेना हर एक की प्रबल इच्छा रही। फिर जवानी तो दीवानी ही ठहरी। हर जवान अपनी मदमस्ती में झूम झूम कर शहादत को आतुर पुकार उठता। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढता हूं। क्या उल्लास और क्या उमंग! जेल तो एक खेल बन गया था। जब भी पुलिस जवाहरलाल जी को पकड़ने आती तो पंडित जी उनका स्वागत करते और हंसते हंसते कहते, आप ही का इंतजार था। हम गांधी और नेहरू के युग में जन्मे और उसी युग में बढ़ रहे थे। यह ठीक है कि हमारे पैर जमीन पर ही रहे, मगर हमारी आंखें भारत माता की बेड़ियों पर ही टिकी रहती। दिल में यही तमन्ना कुलांचे भरती रही कि मां को आजाद कर दें। विद्यार्थियों का एक अपना संगठन था जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। उस संगठन के लीडर बहुगुणा जी बहुत ही कम उम्र में बन गए। हम उनके पिछलगुए बने रहे। विद्यार्थियों की हर सभा में मंच पर चढ़कर माइक पकड़कर बड़ा जोरदार भाषण देने लगे, जैसे वे जनजात हमारे लीडर हों। लीडरी की प्रवृत्ति उन्हें शायद पूर्व जनित संस्कार के रूप में मिली थी। उन दिनों आनंद भवन नवयुवकों का तीर्थ स्थल था। हम वहां अक्सर चक्कर लगाते रहते। पंडित जवाहरलाल जी जब भी देश विदेश की यात्रा कर 2-4 दिनों के लिए भी इलाहाबाद आते तो आनंद भवन में खूब चहल पहल आ जाती। जब भी नेहरू जी बाहर वरांडे में या लॉन में 2 घड़ी के लिए भी आते तो हम विद्यार्थी उनसे प्यार की 2 बातें या डांट फटकार के 2 जुमले सुनने को उन्हें धर लेते। फिर विजयलक्ष्मी जी अपनी मीठी बातों से हमें भुलवा देती और उधर पंडित जी लापता। श्रीमती पंडित और उनके पतिदेव श्री रणजीत पंडित अपनी नन्ही तीनों बेटियों के साथ आनंद भवन में ही रहती। इंदिरा जी के दर्शन तो कभी कभार ही होते। मैं सदा अंतिम पंक्तियों में खड़ा रहकर इन नजारों का साक्षी था, मगर बहुगुणा जी सबसे अगली पंक्ति में खड़ा रहने के आदी थे और तेज तर्रार ऐसे कि अपनी पैनी प्रतिभा के बल पर शीघ्र ही सभी के प्रिय पात्र बन जाते। इसी तरह नेहरू जी तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के प्रिय पात्रों में एक वह भी हो गए। फिर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते हैं और वे सर सुंदरलाल हॉस्टल में रहने लगते हैं, और मैं उनकी बगल में ही सर PC बैनर्जी हॉस्टल में रहने लगता हूं। वे अपने हॉस्टल से विद्यार्थियों के यूनियन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनते हैं और मैं अपने हॉस्टल से। कार्यकारिणी में
वह अपनी वक्तृत्व कला के जोर पर छा गए। फिर वह विद्यार्थियों की बड़ी सभाओं को भी सिर्फ बीए के विद्यार्थी होकर भी संबोधित करने लगे। 1942 का जमाना आदम का, और विश्वविद्यालय में लीडरी करने का जो सुअवसर उन्हें मिला, वह बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करने में उजागर होने लगा। लीडरी की उनकी जन्मजात प्रतिभा और मुखर हो उठी। तभी मैं समझ गया कि बहुगुणा एक दिन बड़ा नामी गिरामी नेता बनकर देश के क्षितिज पर छा जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा वहां की 1942 की जनसभाएं उनके राजनीतिक जीवन की बुनियाद बन गईं। उधर श्री कमलेशमल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यूनियन के सभापति चुने गए और 1942 का आंदोलन छिड़ गया। विद्यार्थियों के लंबे लंबे जुलूस निकलने लगे, जिसे कमलेशमल तथा बहुगुणा जी आदि नेतृत्व प्रदान करने लगे। गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तो विद्यार्थियों में रोष और जोश बढ़ा और आग भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चलने लगा और एक दिन हमारे जुलूस पर इलाहाबाद कचहरी के सामने गोली चलने लगी। कितने विद्यार्थी बुरी तरह घायल हो गए। हमारा सहपाठी रीवा निवासी धर्मपाल सिंह शहीद हो गया। आजादी के बाद उसकी संगमरमर की मूर्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन भवन के सामने लगाई गई। गोलीकांड के उपरांत विश्वविद्यालय बंद हो गया और सभी विद्यार्थी गांधी जी का आखिरी संदेश, करो या मरो, को अपना लक्ष्य बनाकर भूमिगत हो गए। मैं बिहार अपने गांव चला आया। इलाहाबाद तथा बिहार के कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रहा। उसी दौरान श्री कमलेशमल भी रातों रात मेरे गांव सूर्यपुरा पहुंचकर अपने साथियों के साथ हमारे निवास में छुपे रहे। अनेक नेता आते और कुछ दिन बिताकर चल देते। उसी समय मेरा संपर्क हजारीबाग जेल से भागने के बाद लोकनायक जयप्रकाश जी से हुआ तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अपने रिश्तेदार मजूमदार साहब आईसीएस के यहाँ पटना आकर गुमनाम रूप से ठहरी और मुझे बुलाकर बहुत बातें की। मजूमदार साहब आजाद भारत में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के प्रथम अध्यक्ष हुए। उधर बहुगुणा जी भी उत्तर प्रदेश में फरार रहे और अंत में पकड़े गए और नैनी जेल में कैद हो गए। वहां उन्हें श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री और देश के अन्य शीर्षस्थ नेताओं से गहरा संबंध हुआ। फिर विभाजन के साथ ही साथ देश आजाद हुआ और सभी राजनीतिक बंदी रिहा हुए। रिहा होते ही बहुगुणा जी उपेक्षित मजदूरों की सेवा में लग गए। सुबह ही मजदूरों की बस्ती तथा नैनी औद्योगिक क्षेत्र में साइकिल से चले जाते और दिन भर उनकी अटूट सेवा कर, उनकी समस्याओं का निदान ढूंढकर उनका हौसला बढ़ाकर घर लौट आते। अपने फरार जीवन की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कमला जी जैसी पत्नी पाना। आज श्रीमती कमला बहुगुणा देश के जाने माने लीडरों में एक हैं और बहुगुणा जी की सहधर्मिणी ही नहीं, उनकी सहकर्मिणी भी है और सही मायने में उनकी अर्धांगिनी भी है। उनका सारा पारिवारिक भार कमला जी ने अपने सबल कंधों पर उठा लिया है। इलाहाबाद की राजनीति में भी उनकी पैठ है और कुशल गृहिणी तो वह है ही। 1947 में देश आजाद हुआ। अब तक बहुगुणा जी अपने क्षेत्र के एक अच्छे मजदूर नेता के रूप में उभर आए। इस दरमियान उन्हें घोर आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ा, मगर कमला जी का संबल और उनकी अपनी हिम्मत, सारी दिक्कतों तथा आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर वे आगे बढ़ते गए और अंत में नेहरू जी के क्षेत्र से ही विधानसभा की सीट पाकर वे विजयी हुए।
और उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के उपमंत्री बने। फिर तो वे उन्नति के शिखर पर चढ़ने लगे और उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा कर वह दिल्ली सरकार के भी राज्य मंत्री बने। तब तक नेहरू युग समाप्त हो चुका था, इंदिरा युग आरंभ हो गया था। वहां से इंदिरा जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व को उन्होंने जिस खूबी से निभाया और राज्य तथा सरकार को जो गरिमा उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मिली और बढ़ी, उसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मगर इंदिरा जी एक नारी थीं, एक नारी के सारे गुणों तथा दोषों से परिपूर्ण। कुछ वर्षों बाद इंदिरा दरबार की चुटीली चालों के शिकार हो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी के प्रियपात्र होकर भी उनकी बेटी ने उन्हें ठीक ठीक नहीं पहचाना और अंत में बीते हुए कल की आनंद भवन की सुखद स्मृतियों को संजोए उन्हें जगजीवन बाबू के साथ जनता सरकार से सांठ-गांठ बैठाना पड़ा और वह उसी पार्टी के पेट्रोलियम मंत्री भी भारत सरकार में बने। उन्हें कांग्रेस छोड़ना ही पड़ा। फिर बाबू चरण सिंह मिनिस्ट्री में वे मंत्री वित्त विभाग के भी हुए। अंत में वह विरोधी पार्टी लोक दल के अध्यक्ष बने। जिनके गांधी और नेहरू युग में संस्कार बने हों और जो सेवाव्रती तथा सत्यान्वेषी था, वह केवल सत्ता हथियाने वाली रणनीति में कहां तक सफल होता, यह संदिग्ध है। यह निर्णय तो समय और भविष्य देगा। मगर हाय, असमय ही वह काल कवलित हो गया। सूर्य उदय होते ही अस्त हो गया। सारथी कृष्ण के सुदर्शन चक्र से नहीं, समय के चक्र से। बहुगुणा जी की स्मृति को सप्रेम वंदे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।